नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग प्रस्तावना के विषय में चर्चा करेंगे कि भारतीय संविधान का प्रस्तावना क्या है। प्रसिद्ध संविधान शास्त्री N.A. पालकीवाला जी कहते हैं कि प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है। तो आइए जानते हैं कि प्रस्तावना का विचार सर्वप्रथम कहाँ से आया। तो प्रस्तावना का विचार सर्वप्रथम अमेरिकी संविधान से आया। भारतीय संविधान में प्रस्तावना को उद्देशिका नाम से पंडित नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को रखा। इस पर बहस के बाद इसको 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा पारित कर दिया गया। जैसा कि प्रस्तावना की अगर प्रकृति के विषय में बात करेंगे तो यह न्याय योग्य नहीं है, अर्थात न्यायालय द्वारा इसे हम लागू नहीं करा सकते हैं। प्रस्तावना की अगर भाषा पर बात करेंगे तो इसकी भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। इसमें स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का विचार फ्रांस से लिया गया है। दोस्तों, प्रस्तावना में संशोधन भी किया जा सकता है। जैसे 1976 में इसमें 42वां संविधान संशोधन किया गया, जिसके माध्यम से पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्द को इसमें जोड़ा गया था। आइए जानते हैं प्रस्तावना के विषय में कुछ विस्तृत जानकारी। प्रस्तावना की शुरुआत हम भारत के लोग से होती है, अर्थात संविधान की शक्ति भारत के लोगों में निहित है। इसके पश्चात इसमें भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, तो इन शब्दों को जानते हैं। समाजवादी का आशय है अमीर व गरीब के अंतर को कम करना या आय की असमानताओं को कम करना। लेकिन हमारे यहाँ का समाजवाद एक अलग टाइप का समाजवाद है। हमारे यहाँ के समाजवाद मार्क्सवाद से या साम्यवाद से अलग है। मार्क्सवाद या साम्यवाद कहता है कि अमीरों की पॉकेट काट कर गरीबों को दे दो, जबकि हमारे यहाँ का समाजवाद इस तरह की बात नहीं करता है। हमारे देश का समाजवाद कहता है कि आय की संसाधनों में वृद्धि करो, उत्पादन के साधनों में वृद्धि करो, उसके पश्चात लोगों के जीवन स्तर में सुधार करो। इस प्रकार से आय की असमानताओं को कम करना भारतीय समाजवाद का आशय है। अगला शब्द है पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष का आशय है कि राज्य का कोई धर्म ना होगा और ना ही वह किसी धर्म के साथ अपनी पहचान स्थापित करेगा। व्यक्ति अपनी धर्म को चुनने के लिए भारत में स्वतंत्र है। एस.आर. बोम्बई केस बनाम भारत संघ 1994 में पंथ निरपेक्षता को सुप्रीम कोर्ट ने आधारभूत लक्षण माना है। इसके पश्चात लोकतंत्र अर्थात जहां जनता का शासन हो। भारत में संसदीय लोकतंत्र है। भारत में संसदीय लोकतंत्र इस प्रकार से स्थापित है कि यहाँ जनता अपने प्रतिनिधि के माध्यम से शासन में भागीदारी करती है। इसके पश्चात बात करेंगे गणराज्य की। तो आइए जानते हैं कि गणराज्य क्या होता है। गणराज्य अर्थात जहां संवैधानिक प्रमुख का चुनाव होता है, ना कि उसे वंशानुगत रूप से चुना जाता है, उसे गणराज्य कहते हैं। आइए जानते हैं भारतीय संविधान के आदर्शों के बारे में। भारतीय संविधान के आदर्शों में न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व के तत्व शामिल हैं। न्याय के विषय में बात करते हैं तो न्याय 3 तरीके के न्याय हैं: सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय एवं राजनीतिक न्याय। सामाजिक न्याय से आशय है कि जब बिना किसी सामाजिक भेदभाव के, जैसे जाति, धर्म, नस्ल, जन्म स्थान इत्यादि के आधार पर लोगों को समान अधिकार दिए जाएं, तो वह सामाजिक न्याय की श्रेणी में आता है। आर्थिक न्याय की स्थापना के विषय में डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि आर्थिक जनतंत्र के बिना इसकी प्राप्ति नहीं हो सकती है, अर्थात आर्थिक न्याय की प्राप्ति हेतु सरकारी संसाधनों का विस्तार करना होगा। लोगों को इसका लाभ लेने के लिए अवसर की स्वतंत्रता प्रदान करनी होगी। इसके लिए संविधान ने अनुच्छेद 15 का 4 व 16 के 4 के अंतर्गत सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर समाज के कमजोर वर्गों को आरक्षण का प्रावधान दिया। अब बात करते हैं राजनीतिक न्याय की। राजनीतिक न्याय अर्थात राजनीतिक प्रक्रिया में भागीदारी।
भारत में लोग राजनीतिक प्रक्रिया में बिना किसी भेदभाव के भागीदारी कर सकते हैं। ये भागीदारी दो तरह से सुनिश्चित होती है। पहली, आप चुनावी प्रक्रिया में प्रत्याशी बनकर भागीदारी सुनिश्चित कर सकते हैं और दूसरी आप मतदाता बनकर। इसके पश्चात अगले आदर्श स्वतंत्रता की बात करते हैं। तो भारतीय संविधान में विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर बल दिया गया है। इसको मौलिक अधिकार में अनुच्छेद 19(1) के अंतर्गत रखा गया है। इसके साथ साथ उपासना, विश्वास एवं धर्म की स्वतंत्रता पर भी जोर दिया गया है। इसको संविधान के अनुच्छेद 25(1) व 25(2) में रखा गया है। इसके अलावा संविधान में समानता की बात की गई है। संविधान में प्रतिष्ठा व अवसर की समानता की बात की गई है। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व एक दूसरे के बिना अर्थहीन है। उनके अनुसार यदि बिना समानता के स्वतंत्रता दे दी जाए तो समाज का आधिपत्य कुछ मजबूत या पावरफुल लोगों के हाथों में हो जाएगा। इसी प्रकार बिना स्वतंत्रता के समानता दे दी जाए तो कुछ लोगों में आगे बढ़ने की ललक खत्म हो जाएगी, क्योंकि लोग ये सोचने लगेंगे कि अब हम हर तरह से बराबर हैं, आगे बढ़कर करना क्या है। इसी प्रकार बंधुत्व के बिना स्वतंत्रता और समानता के रहते हुए भी दूसरों को हक स्वीकारना बड़ा मुश्किल होगा। दोस्तों, अब हम एक बार प्रस्तावना को फिर से पूरा देख लेते हैं कि प्रस्तावना क्या कहता है। प्रस्तावना कहता है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा व अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को ऐद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित एवं आत्मार्पित करते हैं। अर्थात संविधान को 26 नवंबर 1949 को स्वीकारा गया, कुछ नियम उसी दिन से लागू हो गए एवं संविधान स्वयं भारतीयों को समर्पित भी है। अब बात करते हैं कि क्या प्रस्तावना संविधान का अंग है। इस संबंध में सबसे पहले वाद 1960 में आया, जब पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी के बेरुआरी गांव को लेकर भारत व पूर्वी पाकिस्तान के मध्य विवाद हुआ। इस संबंध में तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अनुच्छेद 143(1) के तहत संविधान सर्वोच्च न्यायालय से इस संबंध में सलाह मांगी और साथ ही यह भी पूछा कि क्या इससे प्रस्तावना पर कोई प्रभाव पड़ेगा। इसके जवाब में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि किसी क्षेत्र को किसी अन्य देश को हस्तांतरण करने का अधिकार संविधान संशोधन द्वारा संसद को दिया जा सकता है, तथा यह भी कहा कि प्रस्तावना में वर्णित संप्रभुता पर इसका कोई भी असर नहीं पड़ेगा। अर्थात प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। इसके उलट 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य संघ में जब वाद हुआ तो उस वाद में कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का अविभाज्य अंग है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस फैसले को दोहराते हुए 1995 में LIC बनाम भारत संघ केस में भी यही दोहराया कि प्रस्तावना संविधान का अविभाज्य अंग है। वर्तमान समय में भी यही स्थिति बरकरार है। धन्यवाद।